Assalamualaikum everyone, hope you all are fine. Today we are going to discuss a topic which is called as Kelvin cycle. We have already discussed the first phase of photosynthesis, which was light reaction. Light reaction, may if you remember that with the usage of water, two main substances were produced in that is NADPH and ATP, and also oxygen was produced, which is liberated in the form of gas outside into the environment, which you and me used to breathe them out, uh, which you and me used to breathe it out. अच्छा, अब ये जो NADPH है और ATP मॉलिक्यूल्स हैं, ये बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में, एंड दैट इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस पूरा किस तरह से काम करता है, और आपको पता है कि इस प्रोसेस के नतीजे में, बेसिकली इस प्रोसेस के नतीजे में प्रोड्यूस होगा द फूड सब्सटेंस, विच वी नो दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो वो जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा वो इस साइकिल में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस टॉपिक एंड सी व्हाट हैपेंस इन दिस साइकिल। अच्छा, इस साइकिल के बहुत सारे नेम्स हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन है, लाइक डार्क रिएक्शन। अच्छा, इस प्रोसेस को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, ये बड़ी सिली सी टर्म है। डार्क रिएक्शन हम इसलिए कहते हैं, इसलिए नहीं कहते कि ये कहीं अंधेरे में होती है या ये रात के वक्त होती है। डार्क रिएक्शन इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज इस रिएक्शन में लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज वो जो दोनों सब्सटेंसेज हैं NADPH और ATP, दोज आर द टू सब्सटेंसेज, टू केमिकल सब्सटेंसेज जिनके अंदर एनर्जी को स्टोर किया गया है। तो वो एनर्जी कहाँ से आई थी? वो लाइट एनर्जी से आई थी ना। उन दोनों सब्सटेंसेज के अंदर मौजूद जो एनर्जी है उसे यूटिलाइज किया जाएगा इस रिएक्शन में, दैट इज केल्विन साइकिल में। तो क्योंकि लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट लाइट इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व है ना, तो इसीलिए इस रिएक्शन को फिर हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, या इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट सूटेबल टर्म, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसके अलावा इस रिएक्शन को हम कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, एंड दीज आर द टू नेम्स ऑफ टू रिसर्चर्स हु बेसिकली वर्कड अपॉन दिस साइकिल, एंड इवन दिस कैल्विन वाज गिवन नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क इन कैल्विन साइकिल। इसके अलावा इसे हम रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इस साइकिल में यू वुड सी कि अभी जो फर्स्ट इसके बेसिकली तीन मेन रिएक्शन होते हैं, उस तीन में से जो पहला रिएक्शन होता है कार्बन फिक्सेशन का, उसमें एक अदद केमिकल सब्सटेंस, एक शुगर सब्सटेंस यूज़ होती है, जो कि पेंटोज शुगर सब्सटेंस है, यानी उसमें 5 कार्बन है। ठीक है, और उसके साथ फॉस्फेट भी होते हैं, तो इसीलिए उस सब्सटेंस की बेसिस पर इसको हम रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल का नाम भी देते हैं। इसके अलावा इस साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं C3 साइकिल? क्योंकि अगेन एज आई हैव टोल्ड यू कि इस साइकिल के 3 फेजेस हैं। तो पहले फेज में क्या होता है? पहले फेज में एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, जो कि एक 3 कार्बन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। तो क्योंकि इस रिएक्शन साइकिल की पहली प्रोडक्ट कंसिस्ट होती है 3 कार्बन स्ट्रक्चर पर, तो इसीलिए उस फर्स्ट प्रोडक्ट की बेसिस पर इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जो ये C3 साइकिल परफॉर्म करते हैं ना, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं C3 प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि कुछ आप चैप्टर नंबर 14 में आप देखोगे एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। वो फोटो रेस्पिरेशन जो है जिन प्लांट्स के अंदर होता है, उन्हें उन प्लांट्स को फिर हम कहते हैं C4 प्लांट्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक नाउ। अब साइकिल का नाम है केल्विन साइकिल। अब इस पूरी साइकिल में होता क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस पूरी साइकिल के अंदर 3 फेजेस हैं। पहला आपके पास है कार्बन फिक्सेशन, राइट। सेकेंड फेज का नाम है आपके पास रिडक्शन फेज, और थर्ड फेज का नाम है रीजनरेशन फेज। ठीक है, ये तीनों फेजेस के नेम है। तो लेट्स जस्ट सी, एक एक फेज करके देखते जाते हैं, और बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, वो समझ में आ जाते हैं तो साइकिल समझ में आ जाती है। अब वही बात है, लाइक पिछले वीडियो में एज आई हैव टोल्ड यू दैट स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत मुश्किल समझते हैं, जबकि ये टॉपिक्स जो हैं सिर्फ समझने की देर है। अगर आपको समझ में आ जाते हैं, बिलीव मी, दीज आर नॉट दैट डिफिकल्ट एज दे सीम्स टू। ठीक है, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द टॉपिक एंड लेट्स सी के व्हाट हैपेंस इन दिस फेज। सो जो पहला फेज है, पहला रिएक्शन है, इसे हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन का मतलब होता है कार्बन फिक्सेशन का क्या मतलब है? सी, कार्बन फिक्सेशन का मतलब है कार्बन को फिक्स करना। क्या मतलब है इस बात से? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक अदद जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में दो मेन रिएक्टेंट होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दूसरा वाटर होता है। वाटर आपके लाइट रिएक्शन में यूटिलाइज ऑलरेडी हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड इस वाले फेज में, इस वाले रिएक्शन में यूटिलाइज होगा। ठीक है,
तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये जो कार्बन है ना, दिस इज बेसिकली इनऑर्गेनिक कार्बन। आपको पता है ये इनऑर्गेनिक कार्बन है। इनऑर्गेनिक कार्बन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कार्बन। इस इनऑर्गेनिक कार्बन को थ्रू केमिकल रिएक्शंस कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक कार्बन में, ठीक है। सो दिस कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। तो इसीलिए इस पूरे रिएक्शन को हम कार्बन फिक्सेशन का नाम देते हैं। अब कैसे कार्बन फिक्स होती है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है? यहाँ पर सबसे पहले एक अदद केमिकल सब्सटेंस, एक अदद रिएक्टेंट यूज होता है जिसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब यहाँ पर बिसफॉस्फेट लिखा हुआ है, बट इसके साथ यहाँ पर इनके दो नंबर्स भी आते हैं, दैट इज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट, बात एक ही है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से, दैट इज सिंबलाइज लेटर से, दैट इज RUBP, ठीक है। RUBP के हमने कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं? 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखो, इसके स्ट्रक्चर के अंदर 5 कार्बन होते हैं, क्योंकि राइबोलोज का मतलब यही है ना कि ये एक तो ये शुगर है और दूसरा ये कि इसके अंदर 5 कार्बन है। तो यू कैन सी दीज सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग कार्बन एटम, सो वी हैव 5 सर्कल्स हियर, सो दैट मीन्स वी हैव 5 कार्बन्स हियर, and we have 2 phosphate attached with each of these molecule, and these phosphate attached are and these phosphate are being attached at carbon number 1 and carbon number 5, right? This is carbon number 1, उसके साथ एक phosphate attached है, and this is carbon number 5, इसके साथ एक phosphate attached है। so इसीलिए इसका नाम क्या है? राइबोलोज, because it is containing 5 carbon, 1,5 bisphosphate, 1 and 5 are representing the positions of phosphate, that to which carbon atom these phosphate are attached, ठीक है। अच्छा, अब इस राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के हमने कितने मॉलिक्यूल लिए? हमने लिए हैं 3 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल नहीं लिया है, बल्कि 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए। एक केल्विन साइकिल को रन करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसमें हम थोड़ा सा कार्बन और फॉस्फेट का नंबर देख लें, तो दैट मीन्स देखिए हमारे पास हर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, ठीक है, वी हैव 5 कार्बन। और कितने फॉस्फेट है हर मॉलिक्यूल में? 2 फॉस्फेट है, ठीक है। अच्छा, अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? RUBP के 3 हैं, तो टोटल कार्बन एटम्स आपके पास कितने हो गए? टोटल हो गए आपके पास 15 कार्बन एटम्स, ठीक है। इसी तरह से टोटल फॉस्फेट कितने हो जाएंगे? क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने फॉस्फेट हो जाएंगे? 6 फॉस्फेट हो जाएंगे, ठीक है। 6 फॉस्फेट हैं आपके पास और 15 कार्बन एटम्स हैं। ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना, ये आगे जाके अभी हम थोड़ा सा देखेंगे। इसको हमने कंप्लीट, क्योंकि जब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसमें हमने यही नंबर ऑफ कार्बन और फॉस्फेट को हमने रिस्टोर करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। इसके साथ अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये उस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। आपको पता है एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन होता है। कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लेंगे हम? 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेंगे। 3 हमने RUBP लिए, ठीक है, और 3 ही हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पर आपके पास 3 कार्बन है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो टोटल इन पूरे रिएक्शन में टोटल कितने कार्बन हो गए? 15 कार्बन यहाँ से और 3 कार्बन यहाँ से, टोटल आपके पास हो गए हैं 18 कार्बन, ठीक है। और उसके साथ आपके पास फॉस्फेट कितने हैं? फॉस्फेट आपके पास वही 6 ही हैं, ठीक है। मेन आपने ये कार्बन और फॉस्फेट को ही देखते हैं, बाकी एटम्स को हम इतना खास नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जब रिएक्ट करता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आपके पास क्या बनते हैं? आपके पास बनता है एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट सब्सटेंस, एंड दैट इज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। आप देखो आपके पास 18 कार्बन हैं टोटल, ठीक है। उन 18 कार्बन में से 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। 3 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? 3 मॉलिक्यूल ऐसे बनेंगे जिसके अंदर 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, ठीक है। 5 कार्बन राइबोलोज था, 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड था, दोनों के मिलने से एक स्ट्रक्चर बना है जिसके अंदर 6 कार्बन है। और वो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? जाहिर सी बात है 18 कार्बन है ना ओवरऑल, तो टोटल 6 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। आई होप दैट इज क्लियर। लेकिन ये जो 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है ना, ये स्टेबलाइज सब्सटेंस नहीं होता है, ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट सब्सटेंस है, यानी इसे हम कहेंगे कि इंटरमीडिएट है। इससे हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है और ये अनस्टेबल है। ये जैसे ही बनता है फौरन ही ये 6 कार्बन में से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, ठीक है। देखो हर 6 कार्बन वाले में से 2 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर बन रहे हैं। यू कैन सी हियर, ये 1 2 और 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बना है, ठीक है।
और ये किस में से बना है, ये उस 6 कार्बन वाले स्ट्रक्चर जब ब्रेक डाउन हुआ है तो हर 6 कार्बन वाले में से 2-3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर एक 6 कार्बन वाले स्ट्रक्चर में से 2-3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर बनेंगे सी, एक आपके पास 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, उससे आपके पास कितने 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर बन रहे हैं, आपके पास 2 बन रहे हैं। तो आपके पास अगर 3-6 कार्बन वाले स्ट्रक्चर है तो टोटल 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, टोटल 3 कार्बन वाले आपके पास 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है ना। एक 6 कार्बन में से आपके पास कितने 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, तो ये कितने बन रहे हैं, एक में से 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर वैसे ही 3 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, तो आपके पास टोटल कितने बनेंगे, टोटल आपके पास बनेंगे 3, अगर 3 है तो टोटल आपके पास कितने बनेंगे, 6 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर्स बनेंगे। आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सी यहाँ पर आपके पास 6 RUBP के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और सॉरी नॉट 6, 3 RUBP के मॉलिक्यूल्स हैं और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं। इन टोटल आपके पास हो गए हैं, ये आपके पास यहाँ पर 5 कार्बन है तो टोटल हो गए 15, यहाँ पर 3 कार्बन है तो टोटल हो गए 18। तो आपके पास टोटल जो कार्बन है वो आपके पास 18 है, ठीक है। अब इस 18 में से 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बनेगा, वो कितने बनेंगे, वो आपके पास बनेंगे 3, ठीक है, ये आपके पास बनेंगे 3। तो टोटल आपके पास 6 कार्बन वाले स्ट्रक्चर हो गए हैं, वो 3 है, लेकिन क्योंकि ये अनस्टेबल है और ये इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाएगा 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर में। और 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, टोटल 6 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर बनेंगे। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और उसके कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं, उसके बने हैं 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या नाम है इसका, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट। इसको हम सिंबलाइज करते हैं PGA से, ठीक है, इसको हम सिंबलाइज करते हैं 3PGA से। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, बुक में दोनों ही नामों से मेंशन्ड है। दूसरा नाम क्या गिवन है, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बोले या ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट बोले, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको हम सिंबलाइज करते हैं ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट को G3P से। तो आपकी बुक में जो इक्वेशन मेंशन्ड है ना, उसमें G3P ही लिखा हुआ है, तो आप भी इसी नाम से ही याद रख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर इज दैट कि इफ़ यू रिमेंबर, ये जो राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट था, इसके पास 2 फॉस्फेट थे, हर मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट थे, और टोटल कितने फॉस्फेट थे, 6 फॉस्फेट थे। अब यहाँ पर क्योंकि 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल्स बने और हर मॉलिक्यूल के साथ कितना फॉस्फेट अटैच्ड है, एक ही फॉस्फेट अटैच्ड है, और वो किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, वो है 3 कार्बन के साथ अटैच्ड, इसीलिए इसका नाम क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो अब आप देखो 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन वाले, तो 6 3 18, आपके 18 कार्बन यहाँ पे रिस्टोर हो गए, और 6 मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट है, तो कितने फॉस्फेट रिस्टोर हो गए आपके पास, 6 फॉस्फेट जो है वो आपके रिस्टोर हो चुके हैं, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास क्या है, ओवरऑल आप इस रिएक्शन को इस इक्वेशन के थ्रू शो कर सकते हो दैट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिएक्टिंग विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP एंड दे आर प्रोड्यूसिंग 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, दैट इज ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। G3P बोलो या 3PGA बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ये कंफ्यूजन आप लोगों ने नहीं, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, नाउ वन मोर थिंग इज दैट ये जो पूरा रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, डेफिनेटली सी बात है ना, कोई ना, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो किसी ना किसी एंजाइम की प्रेजेंस में होते हैं। तो ये जो रिएक्शन हुआ है, ये जिस एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ है, उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। इसकी फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि इस कंपाउंड का नेम भी है, और आगे कार्बोऑक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, क्योंकि ये कार्बोऑक्सिलेशन करता है। कार्बोऑक्सिलेशन मतलब ये जो एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इनटू दिस राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसे हम कहते हैं कार्बोऑक्सिलेशन। कार्बन फिक्सेशन तो हम इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट होने को कह रहे हैं, लेकिन अगर किसी सब्सटेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कार्बोऑक्सिलेशन। तो ये रुबिस्को जो है वो कार्बोऑक्सिलेशन भी करता है, इसीलिए इसको कार्बोऑक्सिलेज भी कहते हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीजनेशन भी करता है, इस रिएक्शन में नहीं कर रहा, लेकिन सम अदर रिएक्शंस में ये ऑक्सीजनेशन करता है, इसीलिए इसको फिर ऑक्सीजनेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम भी याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस फेज में यानी कार्बन फिक्सेशन में क्या प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रोडक्ट आपने याद रखना है, दैट इज ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट,
आई होप वो क्लियर है। अब सेकंड जो रिएक्शन है इस पूरे प्रोसेस का, कैल्विन साइकिल का, उसका नाम है रिडक्शन। ठीक है, अब इस प्रोसेस में देखते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है। ओके, सो लेट्स जस्ट सी कि इस सेकंड फेज में यानी सेकंड रिएक्शन में, रिडक्शन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। इसमें बेसिकली दो मेन रिएक्शंस हैं जो हो रहे हैं। ठीक है, अब पहले रिएक्शन में क्या होता है, अब आपको पता है कि जो कार्बन फिक्सेशन का फेज था उसमें जो प्रोडक्ट आपके पास मिला था दैट वाज ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। अब मैं इसको ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट ही कहूँगी। ठीक है, हम दो दो नाम लेके कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं G3P से। अब ये क्या होता है, ये सिंपली कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट से, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट में। ठीक है, अब आप इस पूरे रिएक्शन में देखो तो इसमें आप स्ट्रक्चर देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें और कुछ नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन हुई है। अब यहाँ पे क्या था, 3 फॉस्फेट था, आप यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है 1,3, और ये फॉस्फेट था, ये हो गया बिसफॉस्फेट। इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें और कुछ नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फेट की एडिशन हुई है। ठीक है, और वो एडिशन कहाँ पर हुई है, वो एडिशन ऑलरेडी यहाँ पर शोन है 1 कार्बन पर हुई है। ये जो 1 नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन की पोजीशन को, कि कार्बन नंबर 1 के साथ एक फॉस्फेट अटैच्ड हो गया। तो आप ये देखो, ये वही 6 मॉलिक्यूल्स ही हैं, नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आया है, वही 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, कुछ चेंजिंग नहीं है, वही कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट भी अटैच्ड है। फर्क सिर्फ ये है कि जो कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 1, इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच्ड हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, ग्लिसरेट 1,3 बाई बिसफॉस्फेट। और इसको हम अगर सिंबल्स के तौर पे लिखेंगे तो वी कैन राइट इट लाइक दिस G13P। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फॉस्फेट जो इसके अंदर ऐड हो रहा है ये कहाँ से आएगा, ये कहीं ना कहीं से तो आएगा ना। तो इफ़ यू रिमेंबर, हमने ये फॉस्फेट किसके पास ऐड करवाए थे, हमने ये किसके पास रखवाए थे। इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, या दैट इज लाइट रिएक्शन, उसमें दो प्रोडक्ट्स थे, ATP, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास था NADPH। ठीक है, ATP के अंदर हमने क्या ऐड करवाया था, इफ़ यू रिमेंबर ATP फॉर्म हुआ था बाय, हमने क्या किया था, ADP का मॉलिक्यूल लिया था और उसमें हमने जो है उसके साथ हमने एक फॉस्फेट को अटैच करवाया था। और जब फॉस्फेट अटैच करवाया था तो दरम्यान में वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी हाइड्रोजन आइंस की मूवमेंट की वजह से थ्रू ATP सिंथेस, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी उस एनर्जी को इस थर्ड बॉन्ड के दरम्यान में ऐड करवा दिया था। तो एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हुआ था, ATP। तो इस ATP के अंदर बेसिकली क्या क्या मौजूद है, वो फॉस्फेट मौजूद है और दूसरा इसके अंदर वो एनर्जी मौजूद है। इसके अलावा इस NADPH के अंदर हमने क्या ऐड करवाया था, इसके अंदर इफ़ यू रिमेंबर इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाए थे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाए थे और साथ में हमने एक हाइड्रोजन आइन भी ऐड कराई थी। ठीक है, एक हाइड्रोजन आइन हमने इसमें ऐड कराई थी, तो ये बन गया था NADPH। ये हमने किसके अंदर ऐड करवाया था, ये हमने ऐड करवाया था NADP प्लस में। ठीक है, सो अब इसमें से हमें फॉस्फेट चाहिए, तो फॉस्फेट हमने किसके पास रखवाया हुआ है, फॉस्फेट हमने ऐड करवाया था ATP में, तो वो फॉस्फेट हमें प्रोवाइड करेगा ये ATP। अच्छा, अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6 मॉलिक्यूल्स के अंदर फॉस्फेट चाहिए, तो टोटल कितने फॉस्फेट चाहिए, टोटल 6 फॉस्फेट चाहिए। तो 6 फॉस्फेट हमें कौन देगा, 6 ATP के मॉलिक्यूल, ATP मॉलिक्यूल फॉस्फेट देगा और ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, और ये ADP अब वापस से चला जाएगा लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वहाँ पर वापस इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी, ATP में कन्वर्ट होगा और वापस से वो ATP इस कैल्विन साइकिल में आके पार्टिसिपेट करेगा। तो ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, फॉस्फेट एटम्स जो है, फॉस्फेट आपको मिल चुके हैं फ्रॉम दिस ATP, वो फॉस्फेट इसमें अटैच हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट में। तो पहली चीज़ तो आपके पास ये हो गई है। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें, नेक्स्ट ये होगा कि ये जो ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट है ये अब कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अच्छा, अब आप इसमें जो चीज़ नोट कर रहे हो, एक चीज़ तो ये है कि ये है आपके पास ग्लिसरेट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लिसरेट और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, दैट मीन्स जो बेसिक कन्वर्जन हो रही है वो हो रही है ग्लिसरेट की ग्लिसरल्डिहाइड में। ये ग्लिसरेट क्या है आपके पास, ये ग्लिसरेट है आपके पास
ग्लिसरेट का अगर आप स्ट्रक्चर चेक करो तो ये आपके पास जो है वो ग्लिसरेट का स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन है। इस ग्लिसरेट के अंदर बाकी चीज़ें आपने नोट नहीं करनी है, आपने ये चीज़ नोट करनी है, इसके अंदर ये एक अदद फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा आसानी से, मतलब ज़्यादा ईजी वे है इसको समझने का ये। इसके पास यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्डेड होता है और एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर डबल बॉन्डेड होता है, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। ये है ग्लिसरेट। और ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर अगर आप चेक करें तो ये होता है CHO, यानी इसमें होता है आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर यह लगा होता है एक हाइड्रोजन का एटम। यानी कि अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज का देखें तो ग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरल्डिहाइड में बाय व्हाट, इसका ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो डेफिनेटली सी बात है वैलेंसी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, और यहाँ पर कौन ऐड हो रहा है, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होना है तो यहाँ पर हमें चाहिए एक अदद हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हमने किसके पास रखवाए हैं, ये हमें कौन प्रोवाइड कर सकता है, ये हमें प्रोवाइड करेगा वही NADPH, जिसके पास आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए थे और एक हाइड्रोजन की आयन ऐड करवाई थी, ठीक है। तो ये NADPH क्या करेगा, यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और इस ग्लिसरेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड में, ठीक है। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है बेसिकली यही वो शुगर सब्सटेंस है, बिकॉज हमें पता है ना कि फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोड्यूस होना है, और फूड प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू कन्वर्ट दिस ग्लिसरेट इनटू ग्लिसरल्डिहाइड, क्योंकि ये जो ग्लिसरेट है ये कोई शुगर सब्सटेंस नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन आयन होगा, एंड दैट्स व्हाट रिडक्शन इज। हमें पता है रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन आइंस, ठीक है, दिस इज व्हाट रिडक्शन इज। तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना और हाइड्रोजन का गेन होना यही यहाँ पर यही तो हुआ है ना, ग्लिसरेट के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया है और हाइड्रोजन ऐड करवाया है, और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हुई है रिडक्शन। और ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए कौन आएगा, NADPH आएगा। अच्छा, 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 ही मॉलिक्यूल्स आएंगे NADPH के। ये NADPH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और ये वापस से फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा विच वॉज NADP, ठीक है। 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स आए थे तो 6 NADP प्लस के मॉलिक्यूल्स यहाँ से चले जाएंगे, और अब ये वापस कहाँ जाएंगे, यस ये वापस जाएंगे लाइट रिएक्शन के पास, और लाइट रिएक्शन में वापस से इनकी रिडक्शन होगी थ्रू NADP रिडक्टेज, वहाँ से फिर ये NADPH में कन्वर्ट होगा, और फिर वहाँ से वापस ये सेकेंड फेज ऑफ केल्विन साइकिल में आ जाएगा और यहाँ पर अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हुई है, ग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया है ग्लिसरल्डिहाइड में। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये है कि ये था ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट। हमने अभी इसकी फॉस्फोराइलेशन कराई थी, यानी हमने इसमें एक फॉस्फेट ऐड कराया था, वो जो हमने ऐड कराया था ना वो अब हम वापस से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हमने कार्बन नंबर 1 पर ऐड कराया था उसको कार्बन नंबर 1 से वापस हम हटा रहे हैं और उसको वापस से एक ही फॉस्फेट स्टेज में लेके जा रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, यानी इसका वो जो कार्बन नंबर 1 वाला फॉस्फेट है वो अब रिमूव हो गया। तो ओवरऑल 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 फॉस्फेट रिमूव हुए हैं, तो यहाँ से NADP प्लस के साथ साथ 6 फॉस्फेट के एटम्स भी जो हैं वो साथ में रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों चले जाएंगे किसमें, अगेन लाइट रिएक्शन में, ठीक है। ये वही फॉस्फेट है जिसमें हमने ADP और फॉस्फेट को ऐड करवा के ATP बनवाया था, तो वहाँ पर जो फॉस्फेट आता है वो फॉस्फेट यहीं से आता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। ग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अच्छा, इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, बट अब ये 6 के 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आगे रिएक्शन कंटिन्यू नहीं करेंगे। इन 6 मॉलिक्यूल्स में से एक GA3P का मॉलिक्यूल, अच्छा ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, बुक में लिखा हुआ है G3P, आप इसको कट कर दें, ये G3P नहीं है, ठीक है, G3P नहीं है, ये है GA3P, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड है ना, तो ये है GA3P, क्योंकि G3P हमने किसको नाम दिया है, हमने ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट को नाम दिया है G3P। अब अगर उसको भी G3P लिखेंगे और इसको भी G3P लिखेंगे तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो G3P लिखा हुआ है इसे आप कट कर दें, ये बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, आप बुक की डायग्राम में भी कट कर दें और इसे कन्वर्ट करें GA3P में। तो GA3P जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और G3P जो है दैट इज ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट,
ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्जन हो गई है। अब ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ga3P आगे रिएक्शन को कंटिन्यू नहीं करेंगे, बल्कि 6 में से एक जो है वो साइकिल को लीव कर जाएगा। ठीक है, ये Ga3P का एक मॉलिक्यूल जो है उसने साइकिल को लीव कर दिया है, और बाकी 5 Ga3P के मॉलिक्यूल आगे नेक्स्ट जो साइकिल है कैल्विन साइकिल का जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो एक Ga3P का मॉलिक्यूल है, ये इसने लीव क्यों किया है? इसने लीव इसलिए किया है क्योंकि बेसिकली यही तो है जो कि आगे जाके शुगर फॉर्म करेगा। बिकॉज आपको मैंने अभी बताया ना कि ग्लिसरॉल्डिहाइड इज एक्चुअली द शुगर सब्सटेंस, यही शुगर कंपाउंड है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर कितने कार्बन है? इसके अंदर है 3 कार्बन। ठीक है, और जबकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, उसमें प्रोडक्शन होती है ग्लूकोज की। उस ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज के अंदर होते हैं 6 कार्बन। हमारे पास जो शुगर प्रोड्यूस हुई है उसके अंदर कितने कार्बन है? उसके अंदर है ये 3 कार्बन। यू कैन सी 1 2 3। हमें तो 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये Ga3P यहाँ पर वेट करेगा, ये कैल्विन साइकिल फिर से रन होगा। ठीक है, ये पूरा फिर से रन होगा, और उस पूरे रिएक्शन के रन होने के नतीजे में फिर से एक और Ga3P का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो Ga3P का मॉलिक्यूल, ये जो पहले से Ga3P का मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, और ये दोनों Ga3P के मॉलिक्यूल कंबाइन होके, क्योंकि ये भी 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, ये भी 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 6 कार्बन स्ट्रक्चर, एंड दैट इज ग्लूकोज। इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए कैल्विन साइकिल 2 दफा रन होता है, और 2 Ga3P के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, आई होप ये सारा प्रोसेस क्लियर है। सो ओवरऑल इन द फेज ऑफ रिडक्शन क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई है? Ga3P के का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। सी ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ? 6 ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स यूज हुए, साथ में 6 ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज हुए थे फॉर फॉस्फोराइलेशन। फिर बाद में 6 NADPH के मॉलिक्यूल यूज हुए थे जिन्होंने रिडक्शन की है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन प्रोवाइड किया है। इन सब के रिजल्ट में क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई है? 6 Ga3P के मॉलिक्यूल, जिसमें से एक जो है वो साइकिल को लीव कर देता है। ठीक है, और वो बनाता है क्या? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आगे जाके बनाता है। और बाकी जो 5 Ga3P के मॉलिक्यूल हैं वो कैल्विन साइकिल का जो कैल्विन साइकिल का जो थर्ड फेज है उसे कंटिन्यू करता है। ठीक है, थर्ड फेज जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं, वो भी हम आगे देखते हैं। इसके साथ और क्या प्रोड्यूस हुआ है? देखें, जब 6 ADP के मॉलिक्यूल यूज हो गए तो ADP रिलीज हुए थे जो कि चले गए थे लाइट रिएक्शन में, तो ये ADP आपको मिल गया। NADPH जब यूटिलाइज हुआ था तो रिजल्ट में आपको क्या मिला था? NADP प्लस मिला था, तो वो NADP प्लस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आपको मिल गए। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और फॉस्फोराइलेशन, वो जो फॉस्फेट अटैच किए थे वो वापस से रिलीज हो गए हैं, तो एज ए रिजल्ट आपको 6 फॉस्फेट जो है वो वापस से मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा ये भी आता है माइंड में कि ये जो हमने फॉस्फेट, ये सेकंड फेज में ये फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है ना, ये जो NADPH का मॉलिक्यूल है इसमें से 1,3 ये जो ग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फेट है, इसमें से ये फॉस्फेट रिमूव हो गया है और ये फिर से 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इसने रिमूव ही होना था तो हमने ये फॉस्फेट पर ऐड क्यों किया है? ठीक है, तो इसका सिंपल सा सीधा सा लॉजिक ये है कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्जन है ना, इसकी ग्लिसरेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड में फॉर्म हुआ है, इस कन्वर्जन के लिए इसका इस बिस फॉस्फेट में होना ज़रूरी है। अगर ये बिस फॉस्फेट की फॉर्म में नहीं होता है तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, सी ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा डिटेल में हमें इन सारी चीज़ों की समझ में आती है। ठीक है, अब ठीक है, तो ये सारी डिटेल खैर आपके काम की नहीं है, आप सिर्फ ये देखें कि किससे क्या चीज़ ऐड होकर क्या चीज़ बन रही है। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस में या स्ट्रक्चरल डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, so this was all about the second phase of this Calvin cycle, which is what? Reduction. नेक्स्ट फेज और लास्ट फेज चेक करते हैं, एंड दैट फेज उसका नाम क्या है? रीजनरेशन। अब रीजनरेशन का मतलब क्या है कि कोई चीज़ यहाँ पर रीजनरेट होगी। रीजनरेशन किस चीज़ की रीजनरेशन हो रही है? वही सब्सटेंस, वो जो 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर जो हमने कार्बन फिक्सेशन में यूज़ किया था ना, जो यूज़ हुआ था, जिसके 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए थे राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के, वो वापस से यहाँ पर क्या हो रहा है? रीजनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, जब वो कैल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं उसके 3 मॉलिक्यूल्स, तो बाय द एंड ऑफ द साइकिल वापस से वो 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं, वो फिर से रीस्टोर हो जाते हैं। यानी वो साइकिल में कहीं नहीं जा रहे, ना वो खुद को यूज़
ना वो खुद कहीं पे किसी चीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं और ना वो किसी चीज़ को फॉर्म कर रहे हैं। वो सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसकी वजह से ऑब्वियसली इस सब्सटेंस की वजह से कार्बन फिक्स होती है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाती है, लेकिन खुद ये किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट की वापस से फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, अब वो जो आपको याद होगा GA3P के मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट G3P, ये GA3P था। एक GA3P का मॉलिक्यूल तो शुगर बनाने में यूज हो जाएगा, यानी ग्लूकोज में यूज होगा। बाकी जो 5 GA3P के मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे साइकिल में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इन 5 GA3P के मॉलिक्यूल से वापस से राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये थोड़ा सा देखते हैं कि अब ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि 5 मॉलिक्यूल्स से 3 मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं। और ये एक फॉस्फेट वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको बिसफॉस्फेट वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी क्या होती है, यहाँ पे एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है और इस तरह से ये सब्सटेंस जो है वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। सो लेट्स जस्ट सी कि ये प्रोसेस, ये सारी रीजनरेशन कैसे होती है। उसके लिए आपको ये यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको 5 GA3P के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। हर GA3P मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन हैं और एक फॉस्फेट अटैच्ड है। ठीक है, अब ये किस तरह से राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जिसके हर मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन है और 2 फॉस्फेट है। लेट्स जस्ट सी कि ये प्रोसेस पूरा कैसे होता है। एक GA3P का मॉलिक्यूल यहाँ से आएगा, ठीक है, जिसके अंदर एक फॉस्फेट ऑलरेडी है और 3 कार्बन है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो सेकंड वाला GA3P का मॉलिक्यूल है उसके 2 कार्बन के साथ जो है ये अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 कार्बन चाहिए तो वो 2 कार्बन लेगा GA3P से। ठीक है, तो ये टोटल 5 कार्बन हो गए, राइट। 5 कार्बन हो गए, लेकिन हमें कितने फॉस्फेट चाहिए? हमें 2 फॉस्फेट चाहिए। एक फॉस्फेट तो इसके अपने पास है, लेकिन दूसरा फॉस्फेट इसे कौन प्रोवाइड करेगा? दूसरा फॉस्फेट इसे प्रोवाइड करेगा ATP का मॉलिक्यूल। ठीक है, एटीपी के मॉलिक्यूल में से एक फॉस्फेट इसे मिल जाएगा यहाँ पर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी किसमें? एडीपी में। तो आप देखो ये एडीपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एटीपी से इसको एक फॉस्फेट मिला, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में, क्योंकि इसके पास 2 फॉस्फेट पूरे हो गए और 5 कार्बन पूरे हो गए, और एज अ रिजल्ट एक एडीपी का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। इसी तरह से अब ये सेकंड राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये जो थर्ड वाला राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, ये अगेन कंबाइन करेगा जो फोर्थ वाला राइबोलोज बिसफॉस्फेट है उसके 2 कार्बन के साथ। ठीक है, जब ये 2 कार्बन के साथ करेगा तो अगेन इसके 5 कार्बन पूरे हो गए, और फॉस्फेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, लाइक ये जो फॉस्फेट था इसको कंप्लीट करने के लिए दूसरा फॉस्फेट इसे कौन प्रोवाइड करेगा? एक और एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा, ये सेकंड एटीपी का मॉलिक्यूल है जो इसे फॉस्फेट प्रोवाइड करेगा। एटीपी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू एडीपी, ये एडीपी फॉर्म हो गया और दूसरा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब तीसरा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कैसे बनेगा? ये जो फिफ्थ वाला आपके पास GA3P का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इसके पास 3 कार्बन है। ठीक है, अब इसको 2 कार्बन और चाहिए। 2 कार्बन कहाँ से आएंगे? आप देखो, एक कार्बन जो है वो यहाँ बचा हुआ था, वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, और दूसरा कार्बन यहाँ पर बचा हुआ था, वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए। अगेन एक फॉस्फेट चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो ये एटीपी का मॉलिक्यूल, विच इज द थर्ड एटीपी मॉलिक्यूल, वो इसे फॉस्फेट प्रोवाइड करेगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा तीसरे RUPP के मॉलिक्यूल में, और एज अ रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा? ADP। ठीक है, तो 3 राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए, 3 ADP मिल गए। ठीक है, लेकिन साथ में इफ यू वुड सी, एक फॉस्फेट ये था और एक फॉस्फेट ये, जो यहाँ पर बच गए हैं, जो यहाँ पर यूज नहीं हुए हैं, वो दोनों फॉस्फेट भी जो हैं वो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन आपको मिल जाएंगे। और ये दोनों फॉस्फेट और ये तीनों ADP कहाँ चले जाएंगे? ये वापस चले जाएंगे लाइट रिएक्शन में, और वहाँ जाके फिर से इनकी सिंथेसिस होगी, यानी फॉस्फोराइलेशन होगी। इफ यू रिमेंबर नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और ATP सिंथेसिस, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ADP और P चाहिए ना, फॉस्फेट चाहिए, तो वो सारे कहाँ से प्रोवाइड होते हैं? वो इधर से ही प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ADP और फॉस्फेट ये कहीं से आती नहीं है, ये वही होते हैं जो बार बार रीजनरेट हो रहे होते हैं। लाइक ये जाएंगे वापस लाइट रिएक्शन में, वहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे ATP में, ATP वापस आएगा कैल्विन साइकिल में, यहाँ पर ये फॉस्फेट प्रोवाइड करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ADP में, और फिर ये वापस चले जाएंगे लाइट रिएक्शन में। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप चेक करें तो 5 GA3P के मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं 3 ATP के मॉलिक्यूल के पास। एज अ रिजल्ट आपको 3 राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का स्ट्रक्चर मिल रहा है, 3 ADP मिल रहे हैं और 2 फॉस्फेट मिल रहे हैं। ये PI का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है,
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैल्विन साइकिल। एज इस पूरे कैल्विन साइकिल में जो मेन चीज़ था आपके पास, जो मेन प्रोडक्ट थी, वो ये था एक GA3P का मॉलिक्यूल, और दो GA3P के मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और उससे आगे फर्दर कंपाउंड जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। 3 बेसिक रिएक्शंस हैं, तीनों में बस देख लोगे कौन सा सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। मुश्किल नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इसको 2-3 बार आप रीड करें, यू विल इंशाल्लाह गेट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।